Crack RPSC with India's largest learning platform. Get plus subscription and access unlimited live and recorded courses from India's best educators. राजस्थान स्टेट के सारे एग्जाम की जो तैयारी है वो भारत के आप सबसे बड़े लर्निंग प्लेटफॉर्म पर कर सकते हैं। वो कौन सा है? अनअकैडमी। मेरा नाम दामोदर प्रसाद शर्मा है। मैं MA हिस्ट्री और नेट हूँ हिस्ट्री से। मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस 15 ईयर्स का है और मैंने 2018 में टीचर एग्ज़ाम भी क्लियर किया है। तो एक बार यदि आप सब्सक्रिप्शन ले लेते हो तो क्या मिलेगा आपको? डेली लाइव क्लासेस मिलेगी। आप अपने एजुकेटर के साथ चैट कर सकते हो, उनके साथ डिस्कशन कर सकते हो, अपने डाउट पूछ सकते हो और आंसर पोल में भी भाग ले सकते हो जब क्लास चल रही है। इसके अलावा आपको मिलेंगे स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज। आपको जो सारे कोर्सेज हैं वो एक ही लाइन में मिलेंगे जो आपके एग्जाम सिलेबस के अकॉर्डिंग होंगे और आपको अच्छी तैयारी करने में मदद करेंगे। लाइव टेस्ट एंड क्विजेज मिलेंगे, यानी अपनी जो तैयारी है उसे जांचने के लिए आप रेगुलर मॉक टेस्ट दे सकते हैं, क्विजेज में भाग ले सकते हैं और अपने परफॉर्मेंस है ना उसको एनालिसिस कर सकते हैं। अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा। एक बार आपने सब्सक्रिप्शन ले लिया तो आप कभी भी जो रिकॉर्डेड और जो लाइव कोर्सेज है ना वो कंफर्टेबली किसी भी डिवाइस पर देख सकते हो। अपने पसंद के सभी शिक्षकों के साथ आप मोबाइल या लैपटॉप में किसी भी समय किसी भी जगह से अध्ययन कर सकते हैं। यदि आप किसी भी लाइव वीडियो को फिर से देखना चाहते हो तो आप कभी भी रिकॉर्ड रूप में वीडियो देख सकते हो। सभी कक्षाओं के बाद क्लास नोट्स दिए जाते हैं। प्रत्येक चौथी क्लास एक डाउट क्लियरिंग सत्र है जिसमें चल रहे विषयों से संबंधित आपके सभी डाउट्स को दूर किया जाएगा। अनअकैडमी का फ्री प्लान चल रहा है, ठीक है। अभी अनअकैडमी ऐप को जो डाउनलोड करें और मेरा जो कोड है DPS10 वो यूज करें फ्री प्लान को अनलॉक करने के लिए, ठीक है। तो इसके लिए आपको प्ले स्टोर में जाना होगा, अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना होगा। फ्री क्लास और प्लस क्लास में फ़र्क ये है कि फ्री क्लास में तो लिमिटेड सिलेबस कवर होता है, इसमें कंप्लीट होता है। फ्री क्लास में तो ओकेजनल प्रैक्टिस टेस्ट होते हैं, प्लस क्लास में अनलिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट होते हैं। ओकेजनल PDF या नोट्स होते हैं फ्री क्लास में और प्लस क्लास में होते हैं अनलिमिटेड PDF या नोट्स। लिमिटेड डाउट सॉल्यूशन होता है फ्री क्लास में, जबकि प्लस क्लास में सारे जो डाउट है वो सॉल्व किए जाते हैं टॉप एजुकेटर के द्वारा। तो अभी जो प्लान चल रहे हैं उनमें 12 मंथ का प्लान 7000 का है, बाकी आपके स्क्रीन पर है। यदि आप इसमें मेरा कोड यूज़ करते हो DPS10 तो आपको मिलेगा 10% का डिस्काउंट और ये पड़ेगा आपके 6300 में। यदि आप 24 मंथ का प्लान लेते हो तो ये 8400 का है और यदि आप मेरा कोड यूज़ करते हो DPS10 तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा और ये पड़ेगा आपके 7560 में। तो अभी RPSC RS फाउंडेशन बैच है वो प्रारंभ हो रहे हैं 23 फरवरी से। ये 15 फरवरी से एक प्रारंभ हो चुका है, आगे भी और हो रहे हैं 22-23 फरवरी से। SI बैच है ये भी स्टार्ट हो रहे हैं अभी, ठीक है। तो रीड लेवल सेकंड के भी अभी स्टार्ट हो रहे हैं क्रैश कोर्सेज नए, ठीक है। तो ये जो कोर्स है आप खरीद सकते हैं और इन कोर्स को खरीदने के लिए आपको भी मेरा कोड यूज़ करना होगा DPS10, जिसके बाद इन कोर्सेज को पर भी आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अटेंशन कि 1 मार्च से जो RPSC कैटेगरी सब्सक्रिप्शन पर कोड डिस्काउंट है वो 10% से बदलकर 5% होने जा रहा है। तो अभी 10% डिस्काउंट होने के लिए मेरा कोड यूज़ करें DPS10। तो इसमें मैं आपको आपके लिए लेकर आया हूँ SST का टेस्ट है ये, जिसमें काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप अपने आप को जांच सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए अपन क्वेश्चन पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस पेशवा ने अंग्रेजों के साथ सहायक संधि की थी? पहला ऑप्शन है बाजीराव प्रथम, दूसरा ऑप्शन है बाजीराव सेकंड, तीसरा है माधवराव और चौथा है नारायण राव। आपका टाइम शुरू होता है। यानी निम्न में से किस पेशवा ने अंग्रेजों के साथ सहायक संधि की थी? बाजीराव प्रथम, बाजीराव सेकंड, माधवराव और नारायण राव। बताइए। किसने सहायक संधि की थी सबसे पहले? टाइम खत्म हो चुका है, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा बाजीराव सेकंड।
ठीक है, बाजीराव सेकंड के द्वारा अंग्रेजों के साथ सहायक संधि। ये मराठा साम्राज्य के अंतिम पेशवा थे। पेशवा पद है उसका जो सर्जन करता था वो था शिवाजी। पेशवा पद का सर्जन करता कौन था? शिवाजी था। लेकिन बाद में ये जो पेशवा है ना, उन्होंने साम्राज्य की भी स्थापना कर ली। पहले तो ये पेशवा एक प्रधानमंत्री की तरह पद होता था जो कि छत्रपति के नीचे काम करता था, लेकिन बाद में जो पेशवा है ये साम्राज्य की स्थापना करने लगे। और प्रथम जो पेशवा साम्राज्य का संस्थापक है, प्रथम जो पेशवा साम्राज्य का संस्थापक है वो माना जाता है बालाजी विश्वनाथ। यानी बालाजी विश्वनाथ के द्वारा स्थापना की गई थी किसकी? पेशवा साम्राज्य की। ठीक है, नेक्स्ट। अंग्रेजों और मराठों में की गई संधि बसीन की संधि कहलाती है। यह संधि कब की गई थी? 31 दिसंबर 1802, 25 अक्टूबर 1802, उसके बाद में 7 सितंबर 1800, 30 मार्च 1801। यानी कब की गई थी ये संधि? बताइए। टाइम शुरू होता है आपका। बताइए। अंग्रेजों और मराठों में की गई संधि बसीन की संधि कहलाती है। यह संधि कब की गई थी? 31 दिसंबर 1802, 25 अक्टूबर 1802, 7 सितंबर 1800 को की गई थी, या फिर 30 मार्च 1801 को की गई थी। तो आपका टाइम खत्म हो गया है। याद रखना है कि ये जो संधि है, बसीन की संधि बोलते हैं वैसे इसे। बसीन की संधि अंग्रेजों के साथ की गई थी बसीन नामक जगह पर। और ये किसने की थी? मराठा ने। ठीक है, तो इसलिए जो दूसरा क्वेश्चन है उसका आंसर कौन सा आएगा? ए आएगा। दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या है? ए, 31 दिसंबर 1802। चलिए जी, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देवगांव की संधि 1803 में हुई। यह किस मराठा शासक के साथ की गई? भोंसले, सिंधिया, होलकर, गायकवाड़। बताइए इसका आंसर। किसके साथ की गई थी? बताइए। कौन सा आंसर आएगा? देवगांव की संधि 1803 में हुई। यह किस मराठा शासक के साथ की गई थी? भोंसले, सिंधिया, होलकर या गायकवाड़। तो आपको याद रखना है कि यह संधि भोंसले के साथ की गई थी, इसलिए आपका आंसर क्या आएगा? ए आएगा, भोंसले। यानी देवगांव की संधि है जो किसके साथ की गई थी? भोंसले के साथ की गई थी। और आपका आंसर है इसमें ए। अब चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन में। 1916 में कांग्रेस का पुनः संयुक्त अधिवेशन हुआ। यह अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शन है बम्बई, इलाहाबाद, लखनऊ, सूरत। 1916 में कांग्रेस का पुनः संयुक्त अधिवेशन हुआ। यह अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? बम्बई में, इलाहाबाद में, लखनऊ में या सूरत में। बताइए आंसर। 1916 में कांग्रेस का पुनः संयुक्त अधिवेशन हुआ। यह अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया? बम्बई, इलाहाबाद, लखनऊ या सूरत। बताइए ये संयुक्त अधिवेशन कहाँ पे हुआ था?
ठीक है, तो टाइम खत्म हो गया है। इसका जो आंसर होगा वो लखनऊ, सी लखनऊ। यानी लखनऊ में ही 1916 में कांग्रेस का पुनः संयुक्त अधिवेशन हुआ था। ठीक है ना, तो ये हुआ कौन सा, सी। सालबाई की जो संधि है वो किसके साथ अंग्रेजों ने की थी? पूर्वी मराठा मैसूर निजाम, सालबाई की संधि। टाइम शुरू होता है अब, बताइए। सालबाई की संधि निम्न में से किसके साथ अंग्रेजों ने की थी? गुरवी मराठा मैसूर निजाम, किसके साथ की गई थी सालबाई की संधि? तो इसका आंसर आएगा मराठों के साथ, अंग्रेजों के द्वारा मराठों के साथ ये संधि की गई थी। कौन सी संधि थी ये? सालबाई की संधि। 25 अप्रैल 1809 को रणजीत सिंह ने अंग्रेजों से मित्रता की एक संधि की। यह संधि निम्न में से किस नाम से प्रसिद्ध है? लाहौर की संधि, अमृतसर की संधि, पटियाला की संधि या भरतपुर की संधि? टाइम शुरू होता है अब। 25 अप्रैल 1809 को रणजीत सिंह ने अंग्रेजों से मित्रता की एक संधि की थी। यह संधि निम्न में से किस नाम से प्रसिद्ध है? लाहौर की संधि, अमृतसर की संधि, पटियाला की संधि या भरतपुर की संधि? बताइए, किस नाम से प्रसिद्ध मानी जाती है? 25 अप्रैल 1809 को। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा बी। कौन सा आएगा? बी, अमृतसर की संधि, जिसके बाद में रणजीत सिंह है ना वो अंग्रेजों के साथ काम करने लगा था। वह अंग्रेजों के मध्य हुई थी और इसे मित्रता की संधि कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? मित्रता की संधि कहते हैं, जो रणजीत सिंह और किसके मध्य हुई थी? अंग्रेजों के मध्य हुई थी। तो इसलिए इसका आंसर कौन सा आएगा? फिर बी आएगा। ठीक है। भारतीय नेपोलियन बोनापार्ट की उपाधि किस भारतीय शासक को दी गई? टीपू सुल्तान, रणजीत सिंह, बाजीराव प्रथम, शिवाजी? बताइए। भारतीय नेपोलियन बोनापार्ट की उपाधि किसे दी गई थी? टीपू सुल्तान, रणजीत सिंह, बाजीराव प्रथम या शिवाजी? बताइए। तो इसका आंसर आएगा रणजीत सिंह। जो रणजीत सिंह है उसने अंग्रेजों को बार बार परेशान कर रखा था और इसीलिए इसे क्या कहा गया? नेपोलियन बोनापार्ट। यानी वैसे इन्हें नेपोलियन बोनापार्ट समुद्रगुप्त को कहा जाता है, लेकिन अंग्रेजों के काल में जो नेपोलियन बोनापार्ट की संज्ञा है वो किसे दी गई थी? रणजीत सिंह को, जो पंजाब के महाराजा थे। यानी पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह को नेपोलियन बोनापार्ट की उपाधि प्रदान की गई। अब आता है आपके अगला क्वेश्चन। सोबराव का युद्ध निम्न में से किसके साथ अंग्रेजों ने लड़ा? मराठों के साथ, निजाम के साथ, मैसूर के साथ या सिखों के साथ? यानी सोबराव का जो युद्ध है वो निम्न में से अंग्रेजों ने किसके साथ लड़ा था? मराठा, निजाम, मैसूर या सिख? बताइए, किसके साथ लड़ा गया था सोबराव का युद्ध? टाइम शुरू होता है अब। सोबराव का युद्ध निम्न में से किसके साथ अंग्रेजों ने लड़ा था? मराठा, निजाम,
मैसूर या सिख, बताइए। किसके साथ लड़ा था अंग्रेजों ने? मराठा, निजाम, मैसूर, सिख। ये जो युद्ध है, इसका जो आंसर आएगा वो डी आएगा। कौन सा आएगा? डी। यानी अंग्रेजों ने सिखों के साथ लड़ा था। कौन सा युद्ध? सोबराव का युद्ध। ठीक है, सोबराव का युद्ध अंग्रेजों ने लड़ा था किसके साथ? सिखों के साथ। कश्मीर का भूभाग गुलाब सिंह ने किस प्रकार प्राप्त किया? युद्ध में जीतकर, संधि द्वारा, क्रय करके या दहेज में? यानी 9वां क्वेश्चन है, कश्मीर का जो भूभाग है वो गुलाब सिंह ने कैसे प्राप्त किया था? युद्ध में जीतकर, संधि द्वारा, क्रय करके या दहेज में? टाइम शुरू होता है। बताइए। कश्मीर का भूभाग गुलाब सिंह ने किस प्रकार प्राप्त किया था? युद्ध में जीतकर, संधि द्वारा, क्रय करके या दहेज में? कैसे प्राप्त किया था? टाइम खत्म हो चुका है। याद रखना है, कश्मीर को इसने खरीदा था, यानी क्रय करके। कौन सा ऑप्शन आएगा? सी ऑप्शन। यानी गुलाब सिंह ने क्रय करके ही कश्मीर का भूभाग है वो प्राप्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन। पंजाब का बिरतानी साम्राज्य में विलय कब हुआ? 30 मार्च 1849, 30 मार्च 1848, 15 मार्च 1849 या 15 मार्च 1848? यानी कब विलय हुआ था पंजाब का बिरतानी साम्राज्य में? 30 मार्च 1849, 30 मार्च 1848, 15 मार्च 1849 या 15 मार्च 1848? टाइम शुरू होता है आपका। बताइए। कब विलय हुआ था? पंजाब का बिरतानी साम्राज्य में कब विलय हुआ था? तो याद रखना है कि 10वां जो क्वेश्चन है उसका आंसर आएगा ए। 30 मार्च 1849 को विलय हुआ था पंजाब का बिरतानी साम्राज्य में। यानी पंजाब है ना, उससे ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया और उसके बाद पंजाब है ना, वो ब्रिटिश शासन का एक प्रांत बन गया था। ठीक है ना, तो इसलिए 10वां जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या आएगा? ए आएगा। अगला क्वेश्चन है, फेराइजी विद्रोह का नेतृत्व निम्न में से किसने किया? टिट्टू मियां ने, कान्हा ने, मोहम्मद अहमद ने या सिद्धू ने? यानी फेराइजी विद्रोह का नेतृत्व निम्न में से किसने किया था? टिट्टू मियां ने, कान्हा ने, मोहम्मद अहमद ने या सिद्धू ने? किसने किया था? टाइम शुरू होता है आपका। बताइए। 11वें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? फेराइजी विद्रोह का नेतृत्व निम्न में से किसने किया था? टिट्टू मियां ने, कान्हा ने या मोहम्मद अहमद ने या सिद्धू ने? किसने किया था? बताइए। तो इसका जी आंसर आएगा, टाइम खत्म हो चुका है, ए। यानी टिट्टू मियां के द्वारा फेराइजी विद्रोह का नेतृत्व किया गया। अगला क्वेश्चन है, इनाम कमीशन स्थापित किया गया था भूपतियों के हकों की जांच के लिए, प्लेग निवारण के लिए, राजस्व वसूली के लिए, प्राथमिक शिक्षा विस्तार के लिए? यानी इनाम कमीशन क्यों स्थापित किया गया था, इसका आपको आंसर देना है। बताइए।
इनाम कमीशन स्थापित किया गया था? भूपतियों के हकों की जांच के लिए, प्लेग निवारण के लिए, राजस्व वसूली के लिए, या प्राथमिक शिक्षा के विस्तार के लिए? इसलिए स्थापित किया गया इनाम कमीशन। तो याद रखना है, इसका जो आंसर आएगा वो कौन सा आएगा? ए आएगा। यानी भूपति थे ना, दरअसल जो जमींदार थे जिनके पास जमीनें होती थी, उनके हकों की जांच के लिए एक अंग्रेजी कमीशन स्थापित किया गया था और उसी का नाम क्या था? इनाम कमीशन। तो इनाम कमीशन स्थापित किया गया था किसके हकों की जांच के लिए? भूपतियों के हकों की जांच के लिए स्थापित किया गया। ए आंसर आएगा। 1856 के पारित धार्मिक अक्षमता कानून में निम्न में से किससे संबंधित था? विधवा विवाह, मंदिरों में प्रवेश, सार्वजनिक स्थानों का सभी के लिए प्रवेश, हिंदुत्व से धर्मांतरित व्यक्तियों के नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए। यानी 1856 के पारित धार्मिक अक्षमता कानून निम्न में से किससे संबंधित था? ये आपको आंसर बताना है। टाइम शुरू होता है आपका। 1856 के पारित धार्मिक अक्षमता कानून निम्न में से किससे संबंधित था? विधवा विवाह, मंदिरों में प्रवेश, सार्वजनिक स्थानों का सभी के लिए प्रवेश, हिंदुत्व से धर्मांतरित व्यक्तियों के नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए। तो याद रखना है कि 1856 में ये अधिनियम पारित किया गया था। जो हिंदुत्व है ना, उससे जो दूसरे धर्म में चले जाते थे, महन तो ईसाई में ही जा रहे थे उस समय, तो उनके अधिकारों की रक्षा के लिए ये कानून बनाया गया था। तो इसलिए जो इसका आंसर है वो कौन सा आएगा? डी आएगा। ठीक है, 13वां जो क्वेश्चन है उसका आंसर कौन सा आएगा? डी आएगा कि हिंदुत्व से धर्मांतरित व्यक्तियों के नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए ये कानून बनाया गया था। ठीक है, तो वैसे आपको याद रखना है कि 1799 में सबसे पहले सेरामपुर में स्थापना हुई थी ईसाई मिशनरी की। ठीक है, सेरामपुर है ना, ये वर्तमान में कलकत्ता में है, बंगाल में पड़ता है। ये जो स्थापना की थी वो की थी वार्ड मार्समैन और केरी ने। उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली था। ठीक है, अब दरअसल ये जो यहाँ पर स्थापना की गई थी, ये छिप करके स्थापना की गई थी, मतलब सरकार से इजाजत नहीं ली गई। लेकिन 1813 का जो चार्टर एक्ट आया था, यानी चार्टर एक्ट कब आया था? 1813 में। उसके बाद में ये जो यहाँ पर ईसाई मिशन दिया है, उन्हें स्वतंत्र रूप से भारत में आने की इजाज़त दी गई, जिसके बाद में अंग्रेजों ने भारत का ईसाईकरण करना प्रारंभ किया। अब क्या था कि ईसाई धर्म स्वीकार कर रहे थे लोग, जिसके बाद में हिंदू लोग है ना, उनका पूरी तरह से बहिष्कार कर रहे थे। अब ये जो लोग हैं ये परेशान थे, एक प्रकार से अंग्रेजों को पता चला, और इसलिए अंग्रेजों ने एक कानून बनाया 1856 में, जिसका नाम था धार्मिक अक्षमता कानून। इसमें यह कहा गया था कि कोई भी व्यक्ति जो धर्म परिवर्तन करता है हिंदुत्व से, तो उन्हें अधिकार प्रदान किए जाएंगे। ठीक है, तो निश्चित है कि जो अंग्रेज है वो ईसाईकरण करने जा रहे थे, तो अपने फायदे के लिए सोचेंगे, और इसीलिए इसका आंसर कौन सा होगा? डी होगा। ठीक है ना, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि कोई ईसाई धर्म स्वीकार करे, उसे दूसरों के द्वारा उसके अधिकारों का हनन किया जाए। ठीक है, तो इसलिए 13वां जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या आएगा? डी आएगा, हिंदुत्व से धर्मांतरित व्यक्तियों के नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी, गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह कहाँ किया? चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद, सूरत। कहाँ किया था बताइए? बताइए। प्रथम सत्याग्रह गांधी जी ने कहाँ किया था? चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद, सूरत। बताइए इसका क्या आंसर होगा?
टाइम खत्म हो गया। जैसा कि आपको विदित ही है, आपने लगभग गांधी जी को पढ़ा होगा। गांधी जी का ये आंदोलन काफी इंपॉर्टेंट है। यानी सबसे पहले सत्याग्रह कहाँ किया था? चंपारण में। चंपारण आंदोलन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से स्टार्ट होते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट। पहले वाले भी याद जरूर रखने हैं क्योंकि आपने कम पढ़े हैं वैसे क्वेश्चन, इसलिए आपको याद रखने पड़ेंगे। बिहार 1917 में। दरअसल क्या है कि चंपारण है, यहाँ पे नील की खेती होती थी। और नील की खेती के लिए यहाँ पर एक पद्धति प्रचलित थी, से कहते थे तिनकटिया पद्धति। कौन सी पद्धति कहा जाता था इसे? तिनकटिया पद्धति कहते थे। इसमें अनिवार्य था कि 3/20 भाग होगा ना जमीन का, उस पर नील की खेती की जाएगी। किसकी खेती होगी? नील की खेती। ये अनिवार्य था, ठीक है। और इसीलिए यहाँ पर ये अंग्रेज है ना, ये दरअसल परेशान कर रहे थे। अब एक्चुअल में क्या था कि किसानों की जमीन थी। एक तो किसान थे, और फिर उनसे कर लेते थे, वो जमींदार थे। बाद में जो अंग्रेज जमींदार और आ गए वो भी कर लेने लगे। ये भी कह दिया भी नील की खेती करनी है, किसानों को नुकसान हो रहा था। और इसलिए एक किसान जिसका नाम था राजकुमार शुक्ला, साथ साथ में पढ़ाई देता हूँ आपको, आंदोलन ये याद हो जाएंगे। राजकुमार शुक्ला है, उसने मुलाकात की किससे? महात्मा गांधी से। महात्मा गांधी उस समय साबरमती आश्रम में रहते थे। गांधी आ गए और आंदोलन का प्रारंभ कर दिया। गांधी का साथ यहाँ पर वकीलों ने दिया। इसके बाद जो गांधी है वो गिरफ्तार हो गए। गांधी को गिरफ्तार करके मजिस्ट्रेट के सामने ले जाया गया। जो मजिस्ट्रेट है ना, उसने गांधी को देखा और कहा कि हम जानते हैं कि आप इज्जतदार व्यक्ति हैं, ऐसा करो आप अपनी जमानत ले लो। ऐसा किसको कहा गया? गांधी को। अब गांधी ने कहा कि मैंने कोई अपराध ही नहीं किया है तो मैं जमानत क्यों लूं? उसने लेने से इनकार किया। दबाव में आकर के गांधी को छेड़ना छोड़ना पड़ा, मतलब ठीक है ना। तो गांधी को छोड़ना पड़ा प्रेशर में आकर सरकार के द्वारा। और उसके बाद में एक आयोग का गठन किया गया जिसका नाम था चंपारण आयोग। कौन सा आयोग गठित किया गया था? चंपारण आयोग। चंपारण आयोग ने सरकार से सिफारिश की कि जो तिनकठिया पद्धति है ना, उसे खत्म कर दिया जाए। यानी ये सिफारिश की गई थी कि तिनकठिया पद्धति को समाप्त किया जाए, ये कहा गया था, ठीक है। तो उसके बाद में यहाँ पर जो तिनकठिया पद्धति है वो समाप्त कर दी गई और ये आंदोलन सफल रहा था। तो ये गांधी का भारत में प्रथम सत्याग्रह था। वैसे गांधी ने सत्याग्रह जो शब्द का प्रयोग है वो सबसे पहले किया था कहाँ पे? दक्षिण अफ्रीका में किया। और इसी आंदोलन के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने, किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी को महात्मा कहा था। इसी आंदोलन के बाद कहा था। कौन से आंदोलन के बाद? चंपारण आंदोलन के बाद, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि चंपारण आंदोलन, चंपारण बिहार में पड़ता है और ये कब हुआ था? 1917 में। यहाँ पर नील की खेती के लिए तिनकठिया पद्धति प्रचलित थी। तिनकठिया पद्धति का मतलब ये था कि जो किसान थे उन्हें 3/20 भाग जो जमीन का होता था उस पर नील की खेती करना अनिवार्य था। राजकुमार शुक्ला नामक एक किसान था, उसने गांधी को यहाँ पर आंदोलन के लिए प्रेरित किया। गांधी ने आंदोलन प्रारंभ किया और गिरफ्तार कर लिए गए। आंदोलन जब ज्यादा बढ़ा तो सरकार ने आनन फानन में एक आयोग का गठन कर दिया, चंपारण आयोग। आयोग ने सिफारिश की कि तिनकठिया पद्धति गलत है, इसे समाप्त किया जाना चाहिए। सरकार ने इसे समाप्त कर दिया। तो ये गांधी का भारत में पहला आंदोलन था और ये सफल भी रहा था। दरअसल इसका गांधी का भारत में प्रथम सत्याग्रह कहा जाता है। और इसी आंदोलन के बाद में जो रविंद्रनाथ टैगोर, कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर थे। उन्होंने गांधी को महात्मा कहा था। कौन से आंदोलन के बाद कहा था? चंपारण आंदोलन के बाद गांधी को महात्मा कहा गया था। किसके द्वारा? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, ठीक है ना। तो महात्मा की उपाधि थी। वैसे तो इनका जो वास्तविक नाम था वो क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। और यहीं से इनका नाम पड़ गया था महात्मा गांधी। तो जो 14वां क्वेश्चन है उसका आंसर क्या आएगा? ए, चंपारण। अगला है कि प्रथम असहयोग आंदोलन किस कारण वापस लेना पड़ा?
पहला ऑप्शन है लीग से कांग्रेस के संबंधों का विच्छेद। दूसरा है असहयोग आंदोलन की शक्ति समाप्त हो जाना। तीसरा है गवर्नर जनरल द्वारा मांगे मान लिया जाना। और चौथा है आंदोलन का अतिवादी होना। बताइए। प्रथम, असहयोग आंदोलन किस कारण से वापस लिया गया? लीग से कांग्रेस के संबंधों का विच्छेद होना, असहयोग आंदोलन की शक्ति का समाप्त होना, गवर्नर जनरल द्वारा मांगे मान लिया जाना और आंदोलन का अतिवादी होना। बताइए इसका क्या आंसर होगा। ये आंदोलन वापस क्यों लिया गया था? तो इसका जो आंसर आएगा वो डी आएगा। कौन सा आएगा इसका आंसर? डी। ठीक है ना, डी इसका आंसर आएगा। आंदोलन का अतिवादी होना। आंदोलन अतिवादी हो गया था, जैसा कि आपको पता है ये आंदोलन अपने चरम पर था, लेकिन उसी समय हुआ चोरी चोरा कांड। कौन सा हुआ था? चोरी चोरा कांड हुआ था। चोरी चोरा एक पुलिस चौकी पड़ती है कहाँ पे? गोरखपुर में। और ये घटना थी 5 फरवरी 1922 की। ठीक है, यहाँ पर क्या है, एक भीड़ है ना वो प्रदर्शन कर रही थी। भीड़ के द्वारा जबरदस्त प्रदर्शन किया जा रहा था और भीड़ है ना उस पर पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया। लाठीचार्ज करने के बाद में जो भीड़ है वो भी हिंसक हो गई, जिसके बाद जो पुलिस वाले थे ना वो पुलिस चौकी के अंदर चले गए। उन्होंने खुद को अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। जो भीड़ है वो हिंसक तो हो ही चुकी थी और इसलिए भीड़ ने पुलिस चौकी के आग लगा दी। इसमें 22 पुलिसकर्मी जिंदा जल गए। 22 पुलिसकर्मी जिंदा जले थे इसमें। यहाँ पर मणिलाल थे, और जो मणिलाल है ना गोरखपुर से मणिलाल ने गांधी जी को तार भेजा। और गांधी ने तुरंत जो आंदोलन है वो क्या कर दिया, स्थगित कर दिया। तो एक प्रकार से अतिवादी तो हो गया था ना, हिंसक हो गया था। और इसलिए गांधी ने इस आंदोलन को स्थगित किया, क्योंकि गांधी थे वो अहिंसा के पुजारी थे। गांधी जी कहते थे कि मुझे मेरे को मारने के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन दूसरे को मारने का मेरे पास कोई कारण नहीं है। ऐसा कौन कहते थे? गांधी जी कहते थे। तो इसलिए जो गांधी जी है उन्होंने इस आंदोलन को वापस ले लिया। हालांकि आलोचना भी हुई थी गांधी की, लेकिन गांधी ने कहा था कि मैं आंदोलन को हिंसक होने से बचाने के लिए किसी भी प्रकार की यंत्रणा, किसी भी प्रकार का बहिष्कार, किसी भी प्रकार की आलोचना, यहाँ तक मौत भी सहने को तैयार हूं। ऐसा किसने कहा था? गांधी ने कहा। तो तुरंत आंदोलन वापस लिया गया। तो प्रथम असहयोग आंदोलन है, ये आंदोलन के अतिवादी होने के कारण, यानी कौन से कारण? चोरी चोरा कांड के कारण। कब हुआ था ये? 5 फरवरी 1922 को। गोरखपुर की पुलिस चौकी थी। कौन सी थी? गोरखपुर की पुलिस चौकी थी। और वहां पर जो प्रदर्शनकारी भीड़ थी उसने आग लगा दी थी। ठीक है ना, यानी प्रदर्शनकारी भीड़ है उसने आग लगा दी थी। और जिसके बाद में यहाँ पर 22 पुलिसकर्मी जिंदा जल गए थे। यानी कितने पुलिसकर्मी? 22 पुलिसकर्मी जिंदा जले। उसके बाद में मणिलाल ने गांधी जी को तार भेजा था कि आंदोलन इस प्रकार से हिंसक हो गया है, और इसीलिए गांधी जी ने 5 फरवरी 1922 को आंदोलन के स्थगित करने की घोषणा की। हालांकि कांग्रेस ने इसे 12 फरवरी को लिया था, इसलिए अपन ऐसा कह सकते हैं कि आंदोलन तो 12 फरवरी तक चल रहा था, लेकिन गांधी जी ने कब वापस ले लिया था इसे? 5 फरवरी 1922 को। इसलिए जो 15वां क्वेश्चन है उसका आंसर कौन सा आएगा? डी आएगा। आंदोलन क्या हो गया था? अतिवादी। अब 16वां क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के किस नेता ने सभी गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया? जवाहरलाल नेहरू, राजगोपालचारी, भीमराव अंबेडकर, तेज बहादुर सप्रू। बताइए। टाइम शुरू होता है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के किस नेता ने सभी गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया? जवाहरलाल नेहरू, सी राजगोपालचारी, भीमराव अंबेडकर, सर तेज बहादुर सप्रू। तो इसका आंसर आएगा भीमराव अंबेडकर।
हालांकि तेज बहादुर सप्रू ने लिया था, लेकिन राष्ट्रीय आंदोलन के नेता मेन कौन माने जाते हैं? भीमराव अंबेडकर। ये जो गोलमेज सम्मेलन थे ये 1920, 31 और 32 में लंदन में आयोजित किए गए थे। और इन सम्मेलनों में अंग्रेजों ने भारतीयों को प्रथम बार बराबरी का अधिकार दिया। ठीक है ना? भारतीयों को प्रथम बार बराबरी का अधिकार दिया गया था, किसके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा, इन सम्मेलन। ठीक है ना? तो इसलिए जो इसका आंसर आएगा वो कौन सा आएगा? सी आएगा। ठीक है, भीमराव अंबेडकर। हालांकि बीकानेर के महाराजा जो गंगा सिंह थे उन्होंने भी तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। ठीक है, तो ये जो सम्मेलन है ये कहाँ आयोजित हुए थे? लंदन में हुए थे। और इन सम्मेलनों में भारत को पहली बार, मतलब भारतीयों को पहली बार अंग्रेजों ने बराबरी का अधिकार दिया था। ठीक है ना? यानी जो गोलमेज सम्मेलन थे उनमें पहली बार भारतीयों को बराबरी का अधिकार दिया गया था, किसके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा। ठीक है, तो इसलिए जो इसका आंसर आएगा वो कौन सा आएगा? भीमराव अंबेडकर। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। नौसेना विद्रोह निम्न में से किस दिन हुआ था? सेना विद्रोह किस दिन हुआ था? 18 फरवरी 1946, 15 मार्च 1846, 18 जनवरी 1946, या फिर 18 मार्च 1946? किस दिन ये विद्रोह हुआ था ये आपको बताना है। बताइए इसका आंसर। कौन सा होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर आएगा आपके, ऑप्शन आएगा ए। 18 फरवरी 1946। ठीक है, तो इसी दिन नौसेना विद्रोह हुआ था। ठीक है, तो ए ऑप्शन आएगा। प्रथम भारतीय जो ब्रिटिश संसद का सदस्य चुने गए थे वे दादा भाई नौरोजी थे। ये कब चुने गए? ए है 1892, बी है 1883, सी है 1893, या डी है 1890? कब चुने गए थे? बताइए आंसर। कब चुने गए थे? 1892, 1883, 1893 और 1890? दादा भाई नौरोजी। याद रखना है कि 1892 ईस्वी में। यानी इसका कौन सा ऑप्शन आएगा? ये 1892 ईस्वी में ब्रिटिश संसद चुने गए थे। कौन? दादा भाई नौरोजी। ठीक है ना? दादा भाई नौरोजी जो कि प्रथम भारतीय थे जिन्होंने प्रति व्यक्ति आय का आकलन किया था। 20 रुपए बताई थी इन्होंने। एक ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ
इंडिया के नाम से जाना जाता है, दादा भाई नौरोजी, और यही प्रथम भारतीय थे जो ब्रिटिश संसद में चुने गए। अगला क्वेश्चन है, गांधी ने कांग्रेस की अध्यक्षता 1924 में की, यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो पहला ऑप्शन है बेलगांव, दूसरा है सूरत, तीसरा है त्रिपुरी, और चौथा है लखनऊ। कहाँ हुआ था ये अधिवेशन? बेलगांव, सूरत, त्रिपुरी या लखनऊ, बताइए। यानी गांधी ने कांग्रेस की अध्यक्षता 1924 में की थी, यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? बेलगांव, सूरत, त्रिपुरी या लखनऊ, कहाँ हुआ था? बेलगांव, सूरत, त्रिपुरी, लखनऊ। ठीक है, टाइम खत्म हो गया है। इसका जो आंसर आएगा वो कौन सा आएगा? बेलगांव ही। ठीक है ना? यानी बेलगांव में ये अधिवेशन हुआ था। कब हुआ था ये? 1924 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। ये जो अधिवेशन है, बेलगांव कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है, और इसके अध्यक्ष बने थे महात्मा गांधी। दरअसल क्या है कि 1924 में महात्मा गांधी व चितरंजन दास के मध्य एक समझौता हुआ था, इसे कहते हैं गांधी दास समझौता। कौन सा समझौता कहते हैं इसे? गांधी दास समझौता कहते हैं। और ये जो समझौता था, ये कब हुआ था? 1924 में। इस समझौते को इसी अधिवेशन में पारित किया गया था। कौन से अधिवेशन में? बेलगांव अधिवेशन में। यानी कांग्रेस का जो बेलगांव अधिवेशन था, उसमें इस समझौते को पारित किया गया था। याद रखना है कि ये किसी भी प्रकार का एकमात्र अधिवेशन था कांग्रेस का, जिसकी अध्यक्षता किसने की? महात्मा गांधी ने। यानी महात्मा गांधी ने केवल कांग्रेस के कौन से सम्मेलन की अध्यक्षता की थी? बेलगांव की। बहुत बार एग्जाम में आता है। ठीक है ना? तो इसका जो आंसर आएगा बेलगांव। और जो बेलगांव अधिवेशन है, ये कब हुआ था? 1924 में। बेलगांव कहाँ पे पड़ता है? कर्नाटक में। अध्यक्ष कौन थे इसके? महात्मा गांधी। इस ये जो अधिवेशन हुआ था, इसमें दरअसल गांधीदास समझौते को पारित भी किया गया था। और ये गांधीदास समझौता है, ये कब हुआ था? 1924 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का प्रारंभ मेरठ से हुआ, यह निम्न में से किस दिन प्रारंभ हुआ? 10 जून 1857, 10 मई 1857, 12 मई 1857, 9 मई 1857। यानी 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का प्रारंभ मेरठ से हुआ। यह किस दिन प्रारंभ हुआ था? 10 जून 1857 को, 10 मई 1857 को, 12 मई 1857 को, या 9 मई 1857, बताइए। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का प्रारंभ मेरठ से हुआ, यह निम्न में से किस दिन प्रारंभ हुआ था? 10 जून 1857, 10 मई 1857, 12 मई 1857, या 9 मई 1857 को, बताइए किस दिन प्रारंभ हुआ था। तो इसके बारे में याद रखना है कि यह प्रारंभ हुआ था 10 मई 1857 को। जैसा कि आपने पीती थी इस चीज का था, पढ़ा ही होगा। यानी वैसे 1857 की जो क्रांति हुई थी, उसका दिन तय किया गया था 31 मई 1857 को। यानी 31 मई 1857 का दिन तय किया गया था। किसके लिए? कि इस दिन क्रांति होगी। लेकिन जो मेरठ छावनी है, जो कहाँ पे है? यूपी में। यहाँ पे रहती थी 20वीं नेटिव इन्फेंट्री।
यहाँ पर 20वीं नेटिव इन्फेंट्री रहती थी, और 20वीं जो नेटिव इन्फेंट्री है उसके जो सैनिक थे उन्होंने विरोध कर रखा था कि हम इन कारतूसों का प्रयोग नहीं करेंगे, यानी इन्होंने कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार किया, जिसके बाद इन सैनिकों को निलंबित कर दिया गया था। लेकिन हद तो तब हो गई जबकि 10 मई को ये जो सैनिक थे ना, इन्हें कैदी बनाकर खड़ा कर दिया गया। अब जैसे इन्हें कैदी बनाकर खड़ा किया गया, इनके जो साथी थे वो खुद पर कंट्रोल नहीं रख पाए, और इसलिए उन्होंने गोलियां बरसानी प्रारंभ की। जितने भी अंग्रेज थे ना, सारे मारे गए यहाँ पे। तो इस तरह से विद्रोह की शुरुआत हो गई थी 10 मई 1857 को। हालांकि मैंने बताया दिन कौन सा तय किया गया था, 31 मई 1857 का। यह क्रांति क्यों मानी गई, क्योंकि ये था भी केंद्र दिल्ली होगा, तो ये 11 मई को दिल्ली पहुंच गए थे, और इन्होंने 11 मई को कहां पर विद्रोह कर दिया था, दिल्ली में भी विद्रोह कर दिया। ठीक है ना, दिल्ली में इनके द्वारा 11 मई को विद्रोह कर दिया गया था। तो आपको याद रखना है कि 1857 की जो क्रांति है वो प्रारंभ हुई थी 10 मई 1857 को। कौन सी छावनी से प्रारंभ हुई थी? मेरठ छावनी से ये जो क्रांति है ये प्रारंभ हुई थी। ठीक है ना, याद रखना है कि जो 20वीं नेटिव इन्फेंट्री है उसके द्वारा विद्रोह किया गया था। और ये जो 20वीं नेटिव इन्फेंट्री है इस इन्होंने इसलिए विद्रोह किया था क्योंकि इन्होंने कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार किया था, क्योंकि चर्बी वाले कारतूस थे, जिसके बाद में इन सैनिकों को निलंबित किया गया। जब इन्हें कैदी बनाकर खड़ा किया गया तो इनके साथियों ने सारे अंग्रेजों को मार दिया। ठीक है, तो इस तरह से 10 मई को क्रांति की शुरुआत हुई। भारतीय जनता का मैग्ना कार्टा कहा जाता है 1858 की ब्रिटिश महारानी की घोषणा को, 1935 के भारत सरकार अधिनियम को, 1909 के अधिनियम को, 1947 के भारत स्वतंत्रता अधिनियम को, इसे कहते हैं मैग्ना कार्टा। बताइए किसवां क्वेश्चन? क्या आंसर होगा 21वें क्वेश्चन का? भारतीय जनता का मैग्ना कार्टा कहा जाता है 1858 की ब्रिटिश महारानी की घोषणा को, 1935 के भारत सरकार अधिनियम को, 1909 के अधिनियम को, 1947 के भारत स्वतंत्रता अधिनियम को। याद रखना है 1858 में जो ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया प्रथम की घोषणा को। आंसर क्या आएगा? ए आएगा। याद रखना है कि जो विक्टोरिया प्रथम है उन्होंने भारतीयों के लिए लंदन में प्रस्ताव दिए थे, और इन प्रस्तावों को 1 नवंबर 1858 को उस समय भारत के गवर्नर जनरल या वाइस रॉय, जिनका नाम क्या था, लॉर्ड कैनिंग, उन्होंने इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था। ठीक है ना, तो इसमें दरअसल भारतीयों को अधिकार दिए गए थे, मतलब जो गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया था वो हटा लिया गया। ये कहा गया था कि भारतीयों के लिए कल्याणकारी योजना चलाएंगे। ये भी कहा गया था कि जो जो भारतीय सीधे तौर पर किसी अंग्रेज की हत्या में शामिल नहीं है तो उन्हें जेल से रिहा कर दिया जाएगा। तो इसमें है ना, पहली बार अंग्रेजों ने भारतीय जनता को अधिकार दिए। ठीक है ना, पहली बार भारतीय जनता को अधिकार दिए गए थे, और इसीलिए दरअसल जो 1858 में ब्रिटिश महारानी की घोषणा हुई थी ना, उसे ही भारतीय जनता का क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा कहते हैं। तो इसलिए जो 21वां जो क्वेश्चन है उसका जो आंसर है वो कौन सा आएगा? ए आएगा। आएगा इसका आंसर ए। ठीक है, काकोरी षड्यंत्र केस निम्न में से किस पर चलाया गया? क्रांतिकारी राष्ट्रवादियों पर, वामपंथियों पर, स्वराजवादियों पर, अहमदाबाद आंदोलन के किसान नेताओं पर? बताइए।
इजी सा क्वेश्चन है ये तो। काकोरी षड्यंत्र केस निम्न में से किस पर चलाया गया था? क्रांतिकारी राष्ट्रवादियों पर, वामपंथियों पर, स्वराजवादियों पर, अहमदाबाद आंदोलन के किसान नेताओं पर? किस पर चलाया गया? क्रांतिकारी राष्ट्रवादियों पर, वामपंथियों पर, स्वराजवादियों पर, अहमदाबाद आंदोलन के किसान नेताओं पर। तो इसका जो आंसर आएगा आपके वो आएगा ए, क्रांतिकारी राष्ट्रवादी। ठीक है ना, ये काकोरी षड्यंत्र केस चलाया गया था। ठीक है। तो हम्म, ये जो षड्यंत्र केस है, ये दरअसल क्या था कि काकोरी जो ट्रेन में लूटपाट की थी, राम प्रसाद बिस्मिल ने, और उनके साथ अशफाकुल्ला खान भी शामिल थे। तो उसके बाद में उन पर षड्यंत्र केस चला था, बाद में इन्हें फांसी दी गई। ठीक है ना। तो जो 22वां जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या आएगा? ए आएगा। काकोरी कांड है वो उसका केस है ना, या षड्यंत्र केस है वो किस पर चला था? क्रांतिकारी राष्ट्रवादी पर चला था। नेक्स्ट है सोहराब जी, सपूर जी निम्न में से किससे संबंधित हैं? स्त्री सुधार से, धर्म सुधार से, मजदूर आंदोलन से, या अछूत प्रथा से? बताइए। सोहराब जी सपूर हैं, वो निम्न में से किससे संबंधित हैं? स्त्री सुधार से, धर्म सुधार से, मजदूर आंदोलन से, या अछूत प्रथा से? तो याद रखना है कि ये संबंधित है किससे? मजदूर आंदोलन से, यानी इससे ये संबंधित। किससे संबंधित है? मजदूर आंदोलन से संबंधित है, इसलिए 23वां जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या आएगा? सी आए। ठीक है। भारत श्रमजीवी पत्रिका का संपादन निम्न में से किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने, शशिपद बैनर्जी ने, एन एन लोखंडे ने, या जे वाडियार ने? किसने किया था भारतीय श्रमजीवी पत्रिका का प्रकाशन? आंसर दीजिए इसका। तो इसमें क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? भारत श्रमजीवी पत्रिका का संपादन निम्न में से किसने किया? दादा भाई नौरोजी ने, शशिपद बैनर्जी ने, एन एन लोखंडे ने, या जे वाडियार ने? किसके द्वारा किया गया था भारत श्रमजीवी पत्रिका का प्रकाशन? तो टाइम खत्म हो चुका है। तो इसमें आपका आंसर आएगा बी, शशिपद बैनर्जी के द्वारा। ठीक है ना। बी आप ऑप्शन आएगा, भारत श्रमजीवी पत्रिका का संपादक। मराठा का संपादक निम्न में से कौन था? मराठा पत्रिका का ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, रास बिहारी बोस, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, जी एस आगरकर। बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो बहुत बार आता है। मराठा का संपादक निम्न में से कौन था? बाल गंगाधर तिलक, रास बिहारी बोस, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, या जी एस आगरकर? कौन था मराठा का संपादक? बाल गंगाधर तिलक, रास बिहारी बोस, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, जी एस आगरकर? बताइए। तो इसका ऑप्शन जैसा कि आपको पता ही है कौन थे? बाल गंगाधर तिलक थे। यानी इन्होंने ही कौन सी पत्रिका का संपादन किया था? मराठा पत्रिका का संपादन। ठीक है, तो मराठा पत्रिका का संपादन बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया, इसलिए ऑप्शन कौन सा आएगा इसमें? ए आएगा, बाल गंगाधर तिलक। सांप्रदायिक निर्वाचन किस एक्ट की विशेषता थी?
1892, 1909, 1919, 1935। सांप्रदायिक निर्वाचन किस एक्ट की विशेषता थी? 1892 का एक्ट, 1909 का एक्ट, 1919 का एक्ट या 1935 का एक्ट? बताइए, इसकी विशेषता मानी जाती है। 1892 एक्ट, 1909 एक्ट, 1919 एक्ट या 1935 एक्ट? तो इसका आंसर आएगा आपके 1909 एक्ट। यानी 1909 में जो अधिनियम आया था उसमें मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन प्रणाली का अधिकार दिया गया। ठीक है, पृथक निर्वाचन प्रणाली का अधिकार दिया गया था। ठीक है, और इसीलिए यहाँ पर यह सांप्रदायिक एक्ट था। मतलब ऐसा नहीं हो सकता था कि, क्योंकि इसमें क्या होता है पृथक निर्वाचन प्रणाली में, जैसे कि जो कैंडिडेट होंगे वो भी मुस्लिम होंगे और वोटर होंगे वो भी कौन होंगे? मुस्लिम होंगे। ठीक है ना? तो इस तरह से पृथक निर्वाचन प्रणाली का जो अधिकार मिला था इसे सांप्रदायिक निर्वाचन एक्ट भी कहा गया। अगला क्वेश्चन, प्रथम भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की थी। इसके महामंत्री कौन थे? दीवान चमनलाल, जीपी वाडिया, एमएन रॉय, जीडी लोखंडी? बोलिए, कौन थे इसके अध्यक्ष? प्रथम भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की थी और इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? बताइए। दीवान चमनलाल, जीपी वाडिया, एमएन रॉय, जीडी लोखंडी? कौन थे इसके? तो टाइम खत्म हो गए। इसके जो आंसर आएगा वो आएगा आपके ए, दीवान चमनलाल। जो भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस है ना, उसकी अध्यक्षता तो लाला लाजपत राय ने की थी, जबकि इसके महामंत्री कौन बनाए गए थे? दीवान चमनलाल बनाए गए थे। तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या आएगा? ए आएगा। अगला क्वेश्चन है, प्लासी की लड़ाई कब हुई थी? 23 मई 1757, 23 जून 1757, 23 अप्रैल 1758 या 23 जनवरी 1756? प्लासी की लड़ाई कब हुई थी? 23 मई 1757, 23 जून 1757, 23 अप्रैल 1758 या 23 जनवरी 1756? कब हुई थी बताइए प्लासी की लड़ाई? 23 मई 1757, 23 जून 1757, 23 अप्रैल 1758 या 23 जनवरी 1756? तो इसका जो आपके आंसर आएगा वो आएगा 23 जून 1757। ठीक है, तो जो प्लासी का युद्ध हुआ था, प्लासी ये कहाँ पड़ता है? बंगाल में। युद्ध कब हुआ था ये? 23 जून 1757। ये युद्ध हुआ था लॉर्ड क्लाइव, जो ब्रिटिश अधिकारी था, और बंगाल के नवाब जिसका नाम क्या था? सिराजुद्दौला, उनके मध्य हुआ। ठीक है ना? लॉर्ड क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य हुआ था। दरअसल क्या था कि युद्ध से पहले जो क्लाइव है उसने जो सिराजुद्दौला है उसके बहनोई जिसका नाम था मीर जाफर और कुछ धनी व्यक्ति थे उन्हें अपनी ओर मिला लिया था। हालांकि कहते हैं कि जो क्लाइव था वो 21 जून को ही पहुंच गया था यहाँ पे, लेकिन सेना बहुत कम थी। उसने सोचा कि कहीं उसे धोखा न दे दे मीर जाफर,
लेकिन बाद में मीर जाफर इसके पास गया और उसे कहा तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, हम तुम्हारे साथ हैं। ठीक है, फिर लॉर्ड क्लाइव वहां पे सेना लेके गया। अब है ना, जैसे कि जो सैनिक थे नवाब सिराजुद्दौला के, वो उसके साथ तो खड़े थे, लेकिन कोई युद्ध कर ही नहीं रहे था, मतलब वैसे ही खड़े थे, तलवार हिला ही नहीं रहे थे। और लॉर्ड क्लाइव ने आसानी से हराया किसको? नवाब सिराजुद्दौला को। नवाब सिराजुद्दौला को महल में जाना पड़ा और वहीं पर मीर जाफर के पुत्र मीर ने उसकी हत्या कर दी। तो ये जो युद्ध है ये काफी महत्वपूर्ण माना जाता है ऐतिहासिक दृष्टि से, क्योंकि इसी युद्ध के बाद में भारत में, इसी युद्ध के बाद में अंग्रेजी शासन की स्थापना हुई। तो भारत में अंग्रेजी साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? अंग्रेजी साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? लॉर्ड क्लाइव को। अब बंगाल नियंत्रण में आ चुका था और यहाँ पर गवर्नर का पद हुआ, और प्रथम गवर्नर भी कौन बना था? लॉर्ड क्लाइव। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि प्लासी की लड़ाई कब हुई थी? 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था। इस युद्ध में अंग्रेज अधिकारी जिसका नाम क्या था? लॉर्ड क्लाइव, उसने बंगाल के नवाब को पराजित किया था जिसका नाम क्या था? सिराजुद्दौला था। और इसी युद्ध के बाद में भारत में अंग्रेजी शासन की स्थापना हुई थी। और भारत में अंग्रेजी साम्राज्य का जो संस्थापक है वो किसे माना जाता है? लॉर्ड क्लाइव को ही माना जाता है। इसके बाद जो लॉर्ड क्लाइव है उन्हें भारत का, सॉरी बंगाल का, सॉरी बंगाल का प्रथम गवर्नर भी बनाया गया था। तो कौन से युद्ध के बाद में बने थे ये? प्लासी के युद्ध के बाद में। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस कार्यकारिणी ने 1930 में किस दिन को गांधी दिवस घोषित किया? असहयोग आंदोलन, प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह, या द्वितीय संविधान? द्वितीय संविधान नहीं है, सविनय। सविनय अवज्ञा। ये तो बताइए इसका आंसर। हालांकि ये क्वेश्चन गलत है, गलत क्वेश्चन है ये। ठीक है, याद रखना है कि इसमें किसी को भी नहीं किया गया था, क्योंकि जो गांधी दिवस है, गांधी दिवस वो अपने कह सकते हैं कि गांधी दिवस तो उसी दिन किया गया जिस दिन गांधी का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। ठीक है ना, तो इसलिए जो इसका आंसर आएगा वो आएगा 2 अक्टूबर। ठीक है, लेकिन उसके बाद में तो 2 अक्टूबर है, उसके जगह गांधी ने फिर इसे घोषित करवाया 5 अप्रैल को। 5 अप्रैल को गांधी दिवस घोषित किया गया। तो ये क्वेश्चन गलत है, ठीक है ना, सॉरी। अब है अगला क्वेश्चन, ये ऑप्शन छाप दिए थे उसमें, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो है, दांडी यात्रा गांधी जी ने किस आंदोलन को प्रारंभ करने हेतु की थी? असहयोग आंदोलन, प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह, या द्वितीय संविधान अवज्ञा आंदोलन? संविधान नहीं है ये, सविनय अवज्ञा आंदोलन। बताइए, टाइम शुरू होता है। दांडी यात्रा गांधी जी ने किस आंदोलन को प्रारंभ करने हेतु की थी? असहयोग आंदोलन, प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह, या द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन? बताइए इसका आंसर। इस आंदोलन को प्रारंभ करने हेतु की थी? असहयोग आंदोलन, प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह, द्वितीय सविनय। तो आपको पता ही है कि जो प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन है यही इसका आंसर आएगा। तो दांडी यात्रा ये हुई थी कहाँ से? साबरमती से लेकर दांडी। साबरमती ये कहाँ पे है? अहमदाबाद में। और दांडी है ये कहाँ पे है? नवसारी में। ठीक है,
जो दांडी है यहाँ से यात्रा चली थी 12 मार्च 1930 को, और यहाँ पर यात्रा पहुंची थी 5 अप्रैल 1930 को। ठीक है। कुल जो यात्री इसमें शामिल थे वो थे 79 यात्री, जबकि इसकी जो कुल दूरी थी वो थी 200 मील। कुल दूरी कितनी मानी जाती है? 200 मील की कुल दूरी मानी जाती है। ठीक है ना। तो उसके बाद में जो गांधी थे वो पहुंचे थे दांडी में 5 अप्रैल 1930 को। ठीक है। गांधी ने 6 अप्रैल 1930 को सांकेतिक रूप से नमक हाथ में उठाया और नमक कानून को तोड़ दिया। और इसी तरह से प्रथम जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है उसकी भी शुरुआत हो चुकी थी। ठीक है ना। इसी कारण यहाँ पे शुरुआत हो चुकी। तो इसी कारण कह सकते हैं कि ये जो यात्रा है दांडी यात्रा ये काफी प्रसिद्ध रही थी। इसी कारण सुभाष चंद्र बोस ने, किसने? सुभाष चंद्र बोस ने इस यात्रा की तुलना गांधी की यात्रा से, सॉरी, नेपोलियन की यात्रा से की है, जो कि कहां पे हुई थी? एल्बा से पेरिस। ये थी दांडी यात्रा। ठीक है ना। तो क्वेश्चन क्या था कि दांडी यात्रा गांधी जी ने किस आंदोलन को प्रारंभ करने हेतु की थी? तो प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन। और प्रथम जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है ये दांडी यात्रा से शुरू हुआ था। और दांडी यात्रा साबरमती से लेकर कहां तक चली थी? दांडी तक। साबरमती है ये अहमदाबाद में पड़ता है, दांडी कहाँ पे है? नवसारी में। साबरमती से यात्रा चली थी 12 मार्च 1930 को, दांडी में पहुंची थी 5 अप्रैल 1930 को। जो कुल यात्री शामिल थे उनकी संख्या कितनी थी? 79। कुल दूरी कितनी थी यहाँ पे? 200 मील थी। 5 अप्रैल 1930 को यात्रा पहुंची थी। 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने सांकेतिक रूप से नमक हाथ में उठा करके नमक कानून को तोड़ दिया। और इसी तरह से प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हो चुकी थी। जो सुभाष चंद्र बोस है उसने दांडी यात्रा की तुलना नेपोलियन की एल्बा से पेरिस यात्रा से की। अगला क्वेश्चन इसी से जुड़ा हुआ है, देखो। गांधी जी ने नमक कानून कब तोड़ा? 6 अप्रैल 1930, 6 मार्च 1930, 5 मई 1930 या 7 अप्रैल 1930? बताइए। बताइए कब तोड़ा था नमक का? याद रखना है गांधी जी ने नमक कानून कब तोड़ा था? 6 अप्रैल। अभी तो मैंने बताया था 6 अप्रैल 1930 को, पूरी डिटेल मैंने बताई दी थी। इसीलिए 31 में जो क्वेश्चन का आंसर है वो ऑप्शन कौन सा आएगा? टीपू सुल्तान फ्रांस के किस दल का सदस्य था? जेकोबिन क्लब, राउंड हैंड क्लब, प्यूरिटन क्लब या हुगनोट्स क्लब? इस क्लब का सदस्य था? टीपू सुल्तान फ्रांस के किस दल का सदस्य था? जैकोबिन क्लब, राउंड हेड क्लब, प्यूरिटन क्लब या हुगनोट्स क्लब? आपको याद रखना है कि जो टीपू सुल्तान है ये था कौन से क्लब से संबंधित? जैकोबिन क्लब से। फ्रांस में है ना, जैसे उस समय आपको पता है क्रांति चल रही थी टीपू सुल्तान के समय ही, और उस समय वहां पर जैकोबिन क्लब सक्रिय था। और इसी दल का सदस्य बना था कौन? टीपू सुल्तान। तो इसलिए 32वें का ऑप्शन क्या आएगा? ए आएगा। उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन 1918 में हुआ। प्रधान भूमिका निम्न में से किसकी थी? मदन मोहन मालवीय की, लाला लाजपत राय की, मोतीलाल नेहरू की या जवाहरलाल नेहरू की?
यानी उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन हुआ था 1918 में। इसमें प्रधान जो भूमिका है वो किसकी मानी जाती है, आपको ये बताना है। मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपत राय और साथ में कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। बताइए। उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन 1918 में हुआ, जिसमें प्रधान भूमिका निम्न में से किसकी थी। मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपत राय, मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू। किसकी थी। तो इसका आंसर आएगा जी, कौन सा आएगा, ए, मदन मोहन मालवीय। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबा रामचंद्र निम्न में से किससे संबंधित है। किसान आंदोलन, समाज सुधार आंदोलन, धर्म सुधार आंदोलन या अछूतोद्धार, किससे संबंधित है, बताइए। टाइम शुरू होता है। बाबा रामचंद्र निम्न में से किससे संबंधित हैं। किसान आंदोलन, समाज सुधार आंदोलन, धर्म सुधार आंदोलन, अछूतोद्धार आंदोलन, बताइए। इसका जो आंसर आएगा वो किसान ए ऑप्शन। जो बाबा रामचंद्र है वो किससे संबंधित है, किसान आंदोलन से संबंधित। ये जो ऑप्शन है इसका राइट आंसर है। ठीक है। इक्का आंदोलन किस क्षेत्र से संबंधित है। उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात और महाराष्ट्र, किससे संबंधित था, बताइए। इक्का आंदोलन। टाइम शुरू होता है आपका, बताइए। इक्का आंदोलन किस क्षेत्र से संबंधित है। उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात या महाराष्ट्र। किससे संबंधित था इक्का आंदोलन, आपको याद रखना है किससे संबंधित था, उत्तर प्रदेश से। एक ही आंदोलन तो वो राजस्थान वाला वो अलग था मेवाड़ में। ठीक है, एक का आंदोलन है ये कहाँ से संबंधित था, से। तो ये 35 क्वेश्चन हुए, और भी आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आऊंगा। प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और अन अकेडमी चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। दिस इज योर अन अकेडमी, सब्सक्राइब करें जल्दी से और बेल आइकन को भी दबाएं। और यदि आपको कोई भी कोर्स लेना है अन अकेडमी लर्निंग ऐप पर, तो मेरा कोड यूज करें DPS10 का, जिससे आपको मिलेगा 10% का डिस्काउंट। ठीक है, धन्यवाद।